नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो गई है। दरअसल नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और केवल 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया है। एमपी से चुने गए 3 राज्यसभा सांसदों में तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट हैं। इधर ये तीनों सांसद बन गए। उधर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से भड़की हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है। पर बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो गई है। दरअसल नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद और केवल 3 पदों के लिए 3 ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा है। एमपी से चुने गए 3 राज्यसभा सांसदों में तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट हैं। इधर ये तीनों सांसद बन गए। उधर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने से भड़की हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है। कोर्ट में क्या हुआ, इस पर महेश केवट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील संकेत गुप्ता ने जानकारी दी है। तब भी कोर्ट ने इंटरवीन करने से अभी मना कर दिया। जो उन्होंने कहा कि कल हम आपकी मेंशनिंग सुन लेंगे, आज की मेंशनिंग हमको पूरी ओवर हो चुकी है, अब बाकी मेंशनिंग हम कल सुनेंगे। तो अब जो स्थिति है, हाल फिलहाल कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई मेंशनिंग है तो विल हियर यू टुमारो। उधर कांग्रेस निर्वाचित आयोग और बीजेपी पर तीखे हमले बोल रही है। कांग्रेस इसे सीट की लूट करार दे रही है। हमारे केंद्र में आदरणीय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। ये सब बातें एक साथ ये बताती है कि पूरा तंत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं इतने बड़े क्राइम के बाद भी नहीं सुधरा है। That is a clear attempt to subvert the constitution. It is one more indication that they are so scared of free and fair elections, whether it is the ballot, whether it is Rajya Sabha, everywhere, and they want to subvert the whole system. It's most unfortunate that we could not even get a proper hearing from Election Commission. I hope they will see reason, and otherwise, we will take all steps. ये पहली घटना नहीं है। बीजेपी एक परंपरा बना चुकी है कि आप इंदौर के भी घटना देखें, और ये जो इनकी जो अंतिम में वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रही है और ये किसी तरह से निष्पक्षता नहीं है। और जिस तरह से लगातार जो है SIR के माध्यम से या फिर आप उससे बच जाओगे तो आपके विधायक सांसद को तोड़ लेंगे। इस बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीटों का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे तो कांग्रेस परेशान हुई, लेकिन वो अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त थी। पर बीजेपी ने वहां भी खेला कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के दाखिल नामांकन पत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाए, जिसके बाद उनका नामांकन ही रद्द हो गया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जहां सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास का कहना है कि इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई भी कमेटी बने वो निष्पक्ष जांच करे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतर रोकथाम सेल। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतर का खेल खत्म होने वाला है।
यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी संस्थानों में धर्मांतर रोकथाम सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अब धर्मांतर से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस आदेश के बाद सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतर को रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा, जो छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखेगा। जहां बीजेपी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के फैसले का स्वागत किया है, वहीं सपा योगी सरकार को घेर रही है। जो धर्मांतरण का धंधा है, चाहे वो फेक, फंडेड और फोर्सफुल धर्मांतरण का जो धंधा है, धन बल के आधार पर, धौंस के आधार पर या धमकी के आधार पर जो धर्मांतरण का धंधा है, उस धंधे को रुकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आनंदीबेन पटेल तो फैसले पे दस्तखत करती हैं और सरकार का फैसला होगा। जब कोई ड्राफ्ट वगैरह सामने आएगा तो पता लगेगा क्या फैसला सरकार ने किया है, क्या दिया है, और अगर सदन में आता तो शायद विपक्ष के लोगों को पता होता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। ये ऑलरेडी पुलिस के हाथ में है। पुलिस के पास ऐसा जो है कानून भी है। फोर्सफुल रिलीजन कोई बदल नहीं सकता किसी का, फोर्सफुली कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी को जबरदस्ती कि वो अपना धर्मांतरण करे। ये ऑलरेडी पुलिस के उसमें है। इसमें कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई नया रूल्स जारी करने की जरूरत नहीं थी, और विशेषकर मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसे कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से जो व्यक्तिगत रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई भी धर्म, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी अपनाना चाहता है, तो उसमें उसको रोकथाम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने धर्म का प्रोफेस करने के लिए पूरी आज़ादी है, संविधान ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को के 9 साल रहने पर भी अगर इस तरीके के सेल बनाए जाने की आवश्यकता पड़ रही है आनंदीबेन पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। राज्यपाल जी को चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजें और इस सरकार को बर्खास्त करें। वहीं शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास का कहना है कि कोई भी कमेटी बने, लेकिन वो निष्पक्ष जांच करे। जबरन जिस तरीके से धर्मांतरण की बात है, तो मैं समझता हूँ इस्लाम इसकी मजम्मत भी करता है और इस्लाम में इसकी कोई परमिशन भी नहीं है कि इस तरीके से हो। अब देखना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण की बातें कर रहे हैं, अब शिक्षा संस्थानों में पहले दोस्तियां होती हैं, उसके बाद अगर उन दोस्तियों में कोई नाइत्तेफाकी होती है तो सीधा सीधा ये इल्जाम लगता है कि धर्मांतरण है। वैसे जो हमारे देश की जो गवर्नर साहिबा हैं, उन्होंने अगर ऐसा कानून बनाया है, शिक्षा संस्थानों में बिल्कुल हर तरह की खराबियों को रोकने के लिए कमेटियां गठित होना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई भी कमेटी बने वो निष्पक्ष ये जांच करे कि वाकईन इसमें जबरन धर्मांतरण का मामला है या इसके अंदर कोई दूसरा मामला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा और मानसिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन जारी है। दालमंडी पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत 11 जून को 12 और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये सभी मकान पीडब्ल्यूडी की ओर से मुआवजा प्राप्त भवन स्वामियों के हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह ने जानकारी दी कि अब तक कुल 132 मकानों का ध्वस्तीकरण पूरा किया जा चुका है। अभी लगभग 50 भवन और गिराए जाने हैं। जून के अंत तक पूरी कार्रवाई समाप्त कर ली जाएगी। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन जारी है। दालमंडी पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत 11 जून को 12 और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये सभी मकान पीडब्ल्यूडी की ओर से मुआवजा प्राप्त भवन स्वामियों के हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह ने जानकारी दी कि अब तक कुल 132 मकानों का ध्वस्तीकरण पूरा किया जा चुका है। अभी लगभग 50 भवन और गिराए जाने हैं।
जून के अंत तक पूरी कार्रवाई समाप्त कर ली जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर एसीपी अतुल अंजान और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता के सिंह ने जानकारी दी। सुनिए। तो ये ध्वस्तीकरण के क्रम में आज 12 भवन चिन्हित हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसमें से 5 भवन स्वयं भवन मालिकों के द्वारा तोड़े जा रहे हैं और शेष पे कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो सभी उपाय किए गए हैं और लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। धार्मिक स्थलों से भी जो है उनकी कमेटीज़ हैं, उनसे जो है प्रशासनिक स्तर पर लगातार वार्ता चल रही है और इस वार्ता के क्रम में शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज ये 12 मकानों के रजिस्ट्री की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था सही है, इसमें पुलिस तैनात भी है अंदर। मस्जिद जो है प्रशासन लगातार बात कर रहा है और मस्जिदों पे हम क्षतिपूर्ति का पैसा देंगे और जो है जो भी डिसाइड होगा क्षतिपूर्ति उनका। 181 भवन है, 181 में से आज का कंसीडर करेंगे तो 132 भवन हो जाएंगे। दाल मंडी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात की स्थिति को बेहतर बनाना है। इस परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। मेरठ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा के प्रदेश सचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष युग जनसभा विपिन चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि राजनीतिक मतभेदों के नाम पर किसी भी नेता के परिवार, खासकर महिलाओं और बेटियों को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती हैं और इन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कथित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों की पहचान कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, आज जनपद मेरठ में पूरा समाजवादी परिवार, हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र चपराना जी, हमारे हिमांशु सिद्धार्थ जी, किशन जादव जी, स्वराज जी, वसीम जी, निरंजन जी, अज्जू भाई, रामचंद्र जी, महमना जी, जीशान जी और ये जो हमारी महिला नेत्री नेहा गौर जी, संगीता राहुल जी, चांद जी, रहमानी जी, निरंजन, जितने भी आज हमें, ये एक संगठित समाजवादी परिवार है और ये संघर्ष की मिसाल बना हुआ है कि ये हम लोग हर मुद्दे को हर से उठाते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो इतना संवेदनशील है, इतनी गहन और इतना ऐसा मुद्दा है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सपुत्री, हमारी भावी नेता माननीय अदिति यादव जी पे जो अभद्र टिप्पणी एक फेसबुक पे और उस पर ट्रोल की जा रही है, आज सब समाजवादी परिवार हम उस घटना के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि एक इतने अच्छे चरित्र की लड़की, एक इतने बड़े नेता की लड़की और उस पर इस तरीके का लाछन लगाना, ये बीजेपी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। लखनऊ में एक बार फिर राजनीतिक पोस्टर वार देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने एक पोस्टर लगाकर प्रदेश की राजनीति में नया संदेश देने की कोशिश की है। पोस्टर में लिखा है, राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं और बेटियों का सम्मान देश की पहचान। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इन इस्तीफों ने पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और आंतरिक खींचतान की चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल की सत्ता क्या गई, एक एक करके अपने बेगाने होने लगे। सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव के बाद राज्यसभा में टीएमसी का तीसरा विकेट भी गिर गया है। अब प्रकाश चिक बड़ाइक ने पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर कहें तो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक का कहना है कि उन्होंने बंगाल के लोगों के जनादेश को देखते हुए इस्तीफा दिया है। बंगाल का जो मैंडेट आया, इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अब जो आदेश देंगे उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। पिछले 4 दिनों में 3 राज्यसभा सांसदों ने ममता का साथ छोड़ा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति भी बता देते हैं। पहले राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या 13 थी, जो अब 10 रह गई है। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और अब प्रकाश चिक ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है और आत्मचिंतन करने की नसीहत दे रही है। सारे भेद खुल गए, राजदार न रहा। तो जब इस झूठ के झुंझुने और झांसे के झाड़ का जो है वो इसी तरह का जो है वो झटके पे झटका खा रहा है, तो निश्चित तौर से आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये जो दीदी का घर था वो जब से भतीजे का घरौंदा बना तब से उसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट भी दिखाई पड़ता है, कन्फ्यूज़न भी दिखाई पड़ता है, कोताहल भी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इनको आत्मचिंतन करना होगा कि किस तरह से इनकी अहंकार, इनकी अराजकता और इनका जो है वो अति आत्मविश्वास इनको जो है इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर रहा है। टीएमसी में भारी उथल पुथल जारी है। अब तक टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 और राज्यसभा में 13 में से 3 सांसद यानी कुल 23 सांसद टूट चुके हैं। वहीं बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ करीब 22 विधायक हैं और 18 सांसद बचे हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अपनी नैया को कैसे बचाती हैं। कुशीनगर के छितौनी तटबंध पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य मानसून से पहले भी अधूरे पड़े हैं। स्थानीय लोग ठेकेदारों और विभागीय लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समय रहते सुरक्षा कार्य पूरे हो पाएंगे या फिर लोगों को अधूरे इंतजामों के भरोसे बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें बाढ़ खंड और कार्यदायी संस्था की तैयारियों पर टिकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी नदी के तटबंध थे उनको मरम्मत करने का कार्य बड़ा शीघ्र और बड़ा इसको प्राथमिकता के रूप में कार्य को शुरू कराया, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या ठेकेदारों की लापरवाही कि अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। और जैसा कि 15 जून आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से समय सीमा समाप्त होने वाली है और नदी में पानी भी आ रहा है। उसको देखकर तो लग रहा है कि कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से ये अधिकारियों की लापरवाही भी मैं कहूंगा और ठेकेदारों की मनमानी भी मैं कहूंगा। आगामी 15 जून से मानसून जो है वो दस्तक दे देगा और ऐसे में इस वक्त कुशीनगर के छितौनी तटबंध पर हमारी मौजूदगी है। लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई में जो है छितौनी तटबंध है और ऐसे में जब कभी भी बाढ़ आती है तो नारायणी नदी का एक विकराल रूप होता है और बाढ़ की विभीषिका अक्सर आसपास के गांव वालों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में पहले ही बाढ़ की इस मार से जो है आम जनता को बचाया जा सके, इसके लिए बाढ़खंड कुशीनगर जो है एक बड़े स्तर पर जो कामकाज है वो छितौनी तटबंध पर करा रहा है। लेकिन ऐसे में अभी भी जो कामकाज है वो आज 11 जून होने को है और अभी अधूरा है। मेरे पीछे की ये तस्वीरें हैं जहां पर ठोकर की पुनर्स्थापना, ठोकर के रेस्टोरेशन का काम किया जाना है और लगभग 4 दिन और रह गए हैं मानसून आने में। और ऐसे में अभी जो बाढ़खंड कुशीनगर का कामकाज है वो पूरी तरीके से अधूरा है। और अब सवाल यही है कि आखिर 4 दिनों के बाद जब मानसून आएगा और नदी, नारायणी नदी एक विकराल रूप लेगी, बाढ़ आएगा, तो आखिरकार इस बाढ़ से कैसे बचा जा सकेगा। सवाल बाढ़खंड कुशीनगर के सामने भी है कि क्या
4 दिनों के अंदर बाढ़खंड कुशीनगर इन सभी कामों को पूरा कर पाएगा। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।